तो नारी शक्ति बिल को लेकर के रैली, और बता दें कि सदन में ये बिल कल पेश किया गया था। संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था। घंटों इस पर बहस चली थी और इसके बाद से बीजेपी की तरफ से एक रैली निकाली गई और उसमें बताया गया कि कैसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। और रैली में हजारों महिलाएं शामिल हुई। हमने संसद की भी तस्वीर देखी जहां पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग परिधानों में महिलाएं नजर आई थी, जो आमंत्रित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ नजर आए थे। महिला आरक्षण पर आज भी चर्चा। लोकसभा में आज दूसरे दिन चर्चा होगी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। आज शाम को तीनों बिल पर वोटिंग भी होनी है। देर रात तक लोकसभा में बहस चली। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े हुए हैं ये तीनों बिल, और किस तरीके से महिलाओं के लिए ये बिल काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है और कैसे महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ये बिल जरूर पास होना चाहिए, इसको लेकर तमाम दलीलें जो है वो दी जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज जवाब देने वाले हैं। हालांकि देखिए, विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन परिसीमन से जुड़ा हुआ जो बिल है उसके लिए उनका कहीं ना कहीं ना है, और ऐसे में बहस जारी है। 3 दिनों का समय दिया गया है इस तीनों बिल पर चर्चा करने के लिए। तो आज दूसरा दिन है जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। नारी शक्ति बिल को लेकर पटना में रैली होनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई और आपको ये बताते चलें, रैली में हजारों महिलाएं शामिल हुई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली पटना में नारी शक्ति बिल को लेकर, और तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा हाथ और सहयोग रहा है। 2029 तक लगता है कि महिलाएं भी अब कदम से कदम निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बिल को आज लाने की आवश्यकता भी इसीलिए थी क्योंकि एक तरफ परिसीमन का काम शुरू होना है, दूसरी तरफ जनगणना का काम शुरू हो गया है। तो ये तो एक सप्लीमेंट्री रूप में इन दोनों चीजों की मदद करेगा। देखिए, ये रैली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं की ये रैली, और सीएम सम्राट चौधरी ने दरअसल इस रैली को हरी झंडी दिखाई। देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक सामने आपको यहाँ पर सम्राट चौधरी दिखाई देंगे। दरअसल नारी शक्ति बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मंत्री श्री सिंह यहाँ पे। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पीएम मोदी का बयान लोकसभा में गूंज रहा है। कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। नारी शक्ति पर पीएम मोदी का एक एक तर्क विपक्ष को असहाय कर रहा है। आधी आबादी को सबसे बड़ी शक्ति देने वाले इस विधेयक पर चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश का दिल जीत लिया। लोकसभा में पीएम ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में एक बार फिर गारंटी दी कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं।
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर पीएम मोदी ने देश को बड़ा संदेश दे दिया। पीएम ने कहा कि कोई इस अहंकार में न रहे कि हम नारी शक्ति को कुछ देने जा रहे हैं। ये महिलाओं का हक है, हमने उन्हें कई दशकों तक रोका है। आज प्रायश्चित करके पाप से मुक्ति पाने का मौका है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। पीएम मोदी ने इस विधेयक पर हो रही सियासत पर भी जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष से कह दिया कि हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहे हैं, जिसे भरना है वो भर ले। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है। लोकसभा में पीएम मोदी का आत्मविश्वास ये बता रहा है कि आधी आबादी को तोहफा देने का पीएम मोदी का प्रण पूरा होने जा रहा है। देश की संसद में अब महिलाएं भी डिसीजन मेकर की भूमिका निभाएंगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण को अब कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी है। तेज प्रताप ने कहा, सम्राट उम्मीदों पर खरा उतरें, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम करें। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो सम्राट चौधरी को 2 महीने तक देखेंगे। अगर अच्छा सरकार चलाएंगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। वहीं सम्राट को सिलेक्टेड सीएम बताने पर तेज प्रताप ने पलटवार किया। तेज प्रताप ने कहा कि जो भी हैं वो हमारे सीएम हैं। हमने भविष्यवाणी की थी कि सम्राट आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे। जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हम अपने दल के तरफ से ही और अपने तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं। और युवा हैं, नौजवान हैं, हम ये आशा करते हैं सभी बिहार के लोग, युवा, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग ये आशा करते हैं कि एक परिपक्व मुख्यमंत्री साबित हो। कल ही उनको जिम्मेवारी मिला है, तब बस हम लोग 1 महीना का इंतजार कर रहे हैं, 2 महीना का इंतजार कर रहे हैं कि कैसा ये सरकार चलाते हैं, कैसा काम करते हैं। क्योंकि हमने भविष्यवाणी किया था कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और भविष्यवाणी साबित हो तो अगला भी भविष्यवाणी 1 महीने बाद हम करेंगे। अब क्या इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, मुख्यमंत्री तो हैं, मुख्यमंत्री के पोस्ट पे तो हैं। पटना से बड़ी खबर, टीआरई 4 का होगा विज्ञापन जारी। देखिए 19 अप्रैल तक जारी होगा विज्ञापन। 25 अप्रैल के बाद कर सकेंगे आवेदन। 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होगी। 46,882 पद के लिए विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद फैसला लिया गया है। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी की है। तो काफी लंबे समय से टीआरई 4 का इंतजार लोग कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो काफी बार टीआरई 4 के लिए ये जानना चाह रहे थे कि इसका एग्जाम कब होगा। काफी अभ्यर्थी निराश भी हुए थे और अब ये खबर है, तो बड़ी खबर है अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 से जुड़ी हुई। देखिए 19 अप्रैल तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 25 अप्रैल के बाद आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होगी, यानी कि सितंबर के लास्ट तक में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 46,882 पद के लिए विज्ञापन जारी होगा और काफी संघर्षों के बाद, काफी आंदोलन के बाद अब देखिए ये फैसला लिया गया है अभ्यर्थियों के लिए। तो बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी की है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी अब तैयार रहे, सितंबर के महीने में परीक्षा होगी।
अब बात नीट छात्रा संवेदना केस की। संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी चूक सामने आई है। सीबीआई 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद केस के मुख्य आरोपी मनीष रंजन को कोर्ट ने जमानत दे दी। अब संवेदना केस में सीबीआई की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी लापरवाही, 90 दिन में भी नहीं दाखिल की चार्जशीट, मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जमानत। नीट छात्रा संवेदना केस में अब सीबीआई जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच एजेंसी 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके बाद मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई। पॉक्सो कोर्ट ने तय समय सीमा पूरी होने के आधार पर मनीष रंजन को राहत दे दी। मनीष शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है और उसे 14 जनवरी 2026 को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस चूक के बाद सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखी जा रही है। अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई ने जानबूझकर इस केस में चार्जशीट नहीं दाखिल किया ताकि मनीष रंजन की जमानत हो जाए। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने रेगुलर बेल सुनवाई के दौरान भी अदालत में लिख के दिया था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर मनीष रंजन की जमानत हो जाती है। आज का दिन भारतीय कानूनी इतिहास में एक काला सा दाग है, एक बदनुमा सा धब्बा है। तो यह अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण, काफी दुखद और काफी शर्मनाक है। नियमों के तहत समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। सीबीआई ने 90 दिनों तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं पेश की। कोर्ट ने कई बार सीबीआई को आदेश दिया, लेकिन सीबीआई ने रुचि नहीं दिखाई। अब सीबीआई की इस चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इतने गंभीर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट आखिर क्यों नहीं दाखिल की? जांच एजेंसी ने समय सीमा का पालन क्यों नहीं किया? क्या इंसाफ की राह धुंधली होने लगी है? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर संवेदना को कब न्याय मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुपौल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, बल्कि पूरे इलाके के सामाजिक सौहार्द पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। त्रिवेणीगंज में उपद्रवियों ने बजरंगबली की प्रतिमा पर कालिख पोतकर इलाके की शांति में जहर घोलने की कोशिश की है। इन तस्वीरों को देखिए, ये वो शक्तियां हैं जिनके पास लोग तब जाते हैं जब उनके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। जो भगवान हनुमान हमें शक्ति देते हैं, भय को हरते हैं, उन्हीं की प्रतिमा पर कालिख पोत दी गई। राम लक्ष्मण जी के साथ भी यही अपमान। मंदिर की दीवारों पर गालियां लिख दी गई। रात के अंधेरे में किसी ने लाइट बुझाकर आस्था पर तलवार चला दी। लाइन गुम रहे, गुम का ई दशा करने से हमें केकरे नहीं देखलिए कि के कर के क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है? पेंट जी के आते ऊपर से कौन चीज पे पेंट कर दिया? बजरंगबली पर। ये कालिख सिर्फ पत्थर की एक मूरत पर नहीं मली गई, ये कालिख मली गई है बिहार की उस साजी विरासत पर, जहां कंकड़ कंकड़ में शंकर और कणकड़ में विश्वास बसता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये लाखों बिहारी हिंदुओं की श्रद्धा है। ये वो भक्ति है जो रामनवमी पर फूलों से सजी थी। आज वही मंदिर अपमान का शिकार हुई। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि कौन है ये असामाजिक तत्व? कौन बिगाड़ रहा सुपौल का माहौल? कौन है वो शक्ति जो मंदिरों से छेड़छाड़ कर रहा है? मूर्तियों को अपमानित करने की जरूरत बार बार क्यों? कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? बजरंगबली जी का, और बजरंगबली जी के मंदिर को पूरा काला रंग से पोत दिया गया है और इसके पीछे में मतलब अभद्र गाली वगैरह, इतना गंदा गंदा गाली लिखा गया है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही घटना है। और हम सवाल प्रशासन से भी है और उन सफेद पोश चेहरों से भी जो पर्दे के पीछे बैठकर ऐसी साजिशें रचते हैं। आखिर कब तक आस्था को सियासी बिसात का मोहरा बनाया जाएगा? कौन है वो जो चाहता है कि बिहार की गलियों में जय श्री राम के नारों के साथ भाईचारे की नहीं बल्कि नफरत की गूंज सुनाई दे? आज देख लीजिए कि जो है किस तरह से बजरंगबली और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के मुंह पे कालिख भी पोता गया है। मंदिर के कुछ दीवार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और पीछे में कुछ गाली भी लिखी गई है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता।
उसकी पहचान सिर्फ एक है, वो समाज का दुश्मन है। आज सुपौल की जनता आहत है, लेकिन याद रहे, हनुमान जी की इस कालिख को तो पानी से धो दिया जाएगा, पर उन चेहरों पर लगी नफरत की कालिख इतिहास कभी नहीं भूलेगा। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, असली अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि यदि मंदिर सुरक्षित नहीं तो समाज भी सुरक्षित नहीं। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट।